श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। मुगल अत्याचारों का गवाह है श्रीनाथ जी मंदिर। साक्षी महाराज का पीएम मोदी पर बयान। पीएम मोदी को बताया भगवान का अवतार। चिराग की जेट सिक्योरिटी से चिढ़े चाचा पारस, बोले सुरक्षा घेरे में मार दी गई थी इंदिरा गांधी। सीएम बोम्मई ने की पूजा अर्चना। येदियुरप्पा ने राघवेंद्र स्वामी मठ में टेका माथा। ममता बनर्जी का अमित शाह पर तंज, बोली चुनाव के समय की जा रही बड़ी बड़ी बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। जहां राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री एक दिन के राजस्थान दौरे पर हैं, जहां वो राजसमंद जिले के नाथद्वार में श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी बनने के बाद पहली बार श्रीनाथ जी मंदिर आए। पीएम उदयपुर पहुंचने के बाद सीधे नाथद्वारा पहुंचे, जहां मंदिर परिसर में उन्होंने पूजा अर्चना की और राजभोग झांकी के दर्शन किए। पीएम मोदी का नाथद्वारा दौरा चुनावी लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, जहां पीएम के जरिए सूबे के मेवाड़ इलाके को साध कर बीजेपी चुनावी शंखनाद करने जा रही है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध नाथद्वारा के श्रीनाथ जी की राजस्थान के अलावा गुजरात में भी काफी मान्यता है। वहीं नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी की जिस मूर्ति का पीएम ने आज दर्शन किया, वो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जानकारी के लिए बता दें कि श्रीनाथ जी मंदिर मुगल काल में हुए मंदिरों पर कई अत्याचारों की दास्तां भी बयां करता है। मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति मुगल काल के दौरान औरंगजेब के हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने की गवाह है। श्रीनाथ जी मंदिर में फिलहाल कृष्ण बाल रूप में 7 साल की अवस्था में विराजमान है, जहां दिन भर अलग अलग झांकी तैयार की जाती है। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के 11 तारीख को होने चुनाव प्रचार अब थम चुका है। उससे पूर्व भी यहां बीजेपी के फायर ब्रांड उन्नाव सांसद साक्षी महाराज पहुंचे। यहां साक्षी महाराज ने औरैया में होने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील के साथ लोगों के साथ ही चुनावी जनसभा भी की थी। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, जो आज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी तक बता डाला। निकाय चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन साक्षी महाराज का यह बयान सामने आया। उन्होंने सदैव अपने बयानों के कारण चर्चा में रहने की वजह से एक बार फिर शायद ये बयान दिया। यहाँ उन्होंने सदर नगर पालिका से बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी राजकुमार दुबे का समर्थन करने के दौरान ये बयान दिया। इसी के साथ दयालपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी की थी। जनसभा के दौरान उन्नाव सांसद बोले कि मोदी भगवान का अवतार है। हिंदुस्तान की जनता मोदी के लिए पागल है, दीवानी है। 2024 के चुनाव में डिक्लेयर होने की देरी है, जीतने की नहीं। वहीं साक्षी महाराज सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के सवाल पर हंसते हुए बोले कि सब इकट्ठे हो जाएंगे तो एक ही जगह लड़ने को मिलेगा, घूम घूम कर नहीं लड़ना पड़ेगा। उनके मुंह में घी गुड़ शक्कर। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है, 2024 के मैदान में पता चल जाएगा कि सपा ने ठगा है या बीजेपी ने, ये जनता बता देगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट भी अखिलेश यादव के हाथ से निकल चुका है। अखिलेश यादव को जमानतें बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। सपा बसपा द्वारा जुमलेबाजी पर उन्होंने कहा कि अनर्गल प्रलाप और कुछ लोग रात में सपने देखते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग दिन में सपने देख रहे हैं, देखने दीजिए। विकास हमने इतना कर दिया है और कह रहे हैं सपा के शासन में गुंडों और तमंचों के अलावा कुछ नहीं दिखता था। अब कमरे में से तमंचे गायब हैं, ये सभी भी गायब हो जाएंगे। सपा और कांग्रेस पूरे प्रदेश में कहीं लड़ाई में नहीं है, उनकी स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी है। ये बात सपा कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, क्योंकि ये लड़ाई नहीं है, एक तरफा चुनाव है और इसे बीजेपी जीतेगी।
अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान को जेट सिक्योरिटी दिए जाने को लेकर मीडिया ने चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वगैरह से कुछ नहीं होता, ये सब दिखावा है। देश में तो कड़ी सुरक्षा में पीएम की हत्या हो गई थी, इसीलिए सुरक्षा को लेकर किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। पशुपति पारस ने कहा कि ये सुरक्षा तो कई बार जी का जंजाल बन जाता है नेताओं के लिए। दरअसल हाजीपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से मीडिया ने सवाल किया कि चिराग पासवान को केंद्र सरकार की तरफ से जेट सिक्योरिटी दी गई है। केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क है, काफी ध्यान दे रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको कौन सी सुरक्षा दी गई। कड़ी सुरक्षा में रहने वाली पीएम इंदिरा गांधी की यहां हत्या कर दी गई थी, इसलिए जेड या जेड प्लस सुरक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता। पशुपति पारस ने कहा कि मुझे जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है, इसीलिए मुझे जेट सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जनता के काम में अगर कमी होगी तो वो शिकायत करेंगे। इसके साथ ही चिराग पासवान के एनडीए के साथ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चिराग बिना पेदी का लौटा है। ये वो लोग हैं जो इधर भी हैं और उधर भी, जबकि मैं शुरू से एनडीए के साथ रहा हूं। मैंने हमेशा कहा है कि जब तक राजनीति में जिंदा रहेंगे एनडीए के साथ तब तक रहेंगे। उन्होंने कहा कि चिराग उन लोगों में है जो एनडीए में आए और गए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान बीजेपी के करीब आ गए। पिछले दिनों दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कही जा रही। चिराग पासवान ने बिहार में हुए उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया, जिसके बाद बीजेपी कुर्नी और गोपालगंज में जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। नीतीश के पाला बदलने के बाद बीजेपी चिराग को साथ लाकर अपना कुनबा मजबूत करना चाह रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने शिवमोगा में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। पूर्व सीएम ने कहा, मैं कर्नाटक के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द मतदान करें। मुझे यकीन है कि वे भाजपा को वोट देने वाले हैं। विजेंद्र को 40,000 से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं और भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। साथ ही पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने दावा किया कि मुझे 100% यकीन है कि जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी और 75 से 80% से अधिक जनता भाजपा का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 130-135 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने आगे कहा, हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। राज्य में लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि हम बहुमत हासिल करने जा रहे हैं। बता दें कि वोटिंग से पहले येदियुरप्पा अपने परिवार के साथ शिकारीपुर में राघवेंद्र स्वामी मठ स्थित पैतृक मंदिर गए थे। साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक चुनाव में वोट डालने से पहले कावेरी के गायत्री मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा कर्नाटक के मंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने भी बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और लोगों से वोट डालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे आए और मतदान करें। बताते चलें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से जारी है और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। गौरतलब है कि कर्नाटक में 224 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें 2615 उम्मीदवार मैदान में। वोटों की गिनती 13 मई को होगी। सहायक मतदान केंद्रों सहित पूरी तरीके से 58,545 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए बहुमत का निशान 113 है। रविंद्र जयंती पर कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने तंज कसा। रविंद्र जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा, आप बिना जाने समझे टेलीप्रॉम्प्टर लिखकर ये देखकर बहुत बड़ी बातें कह सकते, लेकिन जिनके दिल में रविन्द्रनाथ हैं वे उन्हें हमेशा महसूस करते हैं। यदि रवि उपासना हृदय से की जाए तो ये वास्तविक रविन्द्रनाथ को आदर देना होगा। सीएम ममता बनर्जी ने रविंद्र जयंती के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रेम और उनकी काव्य रचना के प्रति प्रेम का इजहार करते हुए कहा कि बंगाल के लोगों के दिल और हृदय में रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ममता बनर्जी ने कहा, बिना ज्यादा जानकारी के कोई इसे लिखकर या टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बहुत कुछ कह सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि शांति निकेतन कवि गुरु का जन्म स्थान है। उन्होंने कहा कि विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी जा सकती है, लेकिन जिनके दिल में रविन्द्रनाथ हैं वे उन्हें हमेशा महसूस करते हैं।
यदि रवि उपासना हृदय से की जाए तो ये वास्तविक रविन्द्रनाथ को आदर देना हुआ। उन्होंने कहा कि कवि प्रणाम कार्यक्रम 10 से 24 मई तक चलेगा। इन 15 दिनों में 3000 कलाकार रविंद्र सदन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि आज शपथ लेने की बारी है। कवि गुरु ने बंगाल को जिन आदर्शों से आगे बढ़ाया, जिन आदर्शों से उन्होंने विश्व का मार्गदर्शन किया, उनसे हम कभी विचलित ना हो। उन्होंने कहा यह भी कहा जा सकता है कि गलती से शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान है। उन्होंने गुरुदेव के योगदान को याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धा भाव अर्पित किया। उन्होंने कहा कि विद्यासागर की मूर्ति भी तोड़ी जा सकती है। फिर चुनाव के चलते कई बड़ी बड़ी बातें बिना जाने समझे लिखकर या टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखकर लाकर कही जा सकती है। उन्होंने देश का नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व से नहीं बल्कि कहीं अधिक मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि आप शेक्सपियर पढ़ते हैं, सभी भाषाएं सीखते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा हम तोड़ना नहीं चाहते, हम बनाना चाहते हैं। हम संकीर्णता के साथ संकीर्णता की दीवार नहीं बनाना चाहते हैं। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के लिए शुरुआती मतदाताओं में से एक थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता पर महंगाई का बोझ नहीं होना चाहिए। हालांकि विपक्ष को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, महंगाई पर मैं जनता के साथ हूं कि हाँ, उन पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन विपक्ष को अधिकार नहीं है, उन्हें अपने कार्यकाल को देखना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में यहां अपना वोट डाला। केंद्रीय मंत्री ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के वादे को भी मूर्खता का उदाहरण करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के वादे को भी मूर्खता का करार देते हुए कहा कि हम हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और बजरंग बली की पूजा करते हैं, लेकिन वे चुनाव के दौरान ऐसा करते हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया। यह मूर्खता का एक उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले हफ्ते अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो बजरंग दल, पीएफआई और अन्य ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई भी करेगी। कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान हो रहा है। 224 सीटों पर होने वाले चुनाव में कई बड़े नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि जेडीएस भी इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। वहीं जेडीएस के साथ चुनाव बाद गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार कहते हैं, कोई संभावना नहीं, हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने रामनगर के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। वोट डालने के बाद कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने कहा, हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि उचित विकास पाने के लिए जेडीएस उम्मीदवारों को आशीर्वाद दें। हमारी पार्टी किंग बनने जा रही है। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने इस मौके पर कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने कितनी राशि का निवेश किया, ये सब बातें सभी जानते हैं। सिर्फ भाजपा को ही नहीं, मैं हर पार्टी को दोष दूंगा। हर बार हम निष्पक्ष चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन केवल कागजों में इसकी घोषणा की जाती है। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग हो जाती है। राजस्थान में कांग्रेस की सियासत एक नए मोड़ पर आकर टिक गई, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ऐलान जंग हो गया। गहलोत ने बीते दिनों धौलपुर में 2020 की मानेसर बगावत को याद करते हुए पायलट कैंप के विधायकों पर करोड़ों में बिकने का आरोप लगाया और कहा कि विधायकों को पैसे वापस कर देने चाहिए। वहीं सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत वसुंधरा राजे को अपनी नेता मानते हैं और कांग्रेस के विधायकों का इस तरह चरित्रहीन करना निंदनीय है। वहीं गहलोत पायलट की इस नूरा कुश्ती में अब बीजेपी भी उतर आई है, जहां नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और उपनेता सतीश पुनिया ने जमकर हमला बोला। बता दें कि पायलट ने सीधा गहलोत पर हमला करते हुए कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई अपनी ही पार्टी के विधायकों की इस तरह से आलोचना कर रहा है और बीजेपी के नेताओं का गुणगान किया जा रहा है। पायलट ने कहा कि मैं धौलपुर में दिए गए गहलोत के भाषण की कड़ी निंदा करता हूं। सतीश पुनिया ने राजस्थान में चल रहे घटनाक्रम को आईपीएल से जोड़ते हुए चिटकी दी।
पुनिया ने कहा कि आईपीएल के सीजन में क्रिकेट की चर्चा में सचिन की आक्रामक बल्लेबाजी की चर्चा लाजमी है, पर आसार कांग्रेस के वैभव लूटने और प्लेऑफ से बाहर होने के लगने लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रायोजित जर्सी पहने दर्शकों के नारे, कप्तान का भाषण और कूटनीति राहत कैंप के जरिए भी अब हार की आफत से कोई नहीं बचा सकता। पुनिया ने लिखा कि अब तो होई है वही जो जनता रखी राखा। वही राजस्थान विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस में पिछले 4.5 साल से चला आ रहा अंतर विरोध आखिरकार एक बार फिर सड़कों पर आ गया। उन्होंने कहा कि 11 मई को अजमेर में आरपीएससी से निकलने वाली जनसंघर्ष यात्रा का नाम अगर कांग्रेस संघर्ष यात्रा रहे तो ज्यादा उचित रहेगा। राठौर ने कहा कि पिछले 4 साल तक भ्रष्टाचार पर एक शब्द नहीं बोलने वाले कांग्रेसी नेताओं को भ्रष्टाचार दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के राजा खेड़ में दिए बयान और पूर्व उप मुख्यमंत्री की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह साबित हो गया कि कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से आखंड तक भ्रष्टाचार में डूबी है और अब इस सरकार की विदाई दूर नहीं है। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पश्चिम बंगाल में फिल्म पर पाबंदी के खिलाफ निर्माताओं ने राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 12 मई को सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर लगाए गए बैन पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि इस फिल्म को बंगाल में भी हर सिनेमा घर में दिखाना चाहिए। ममता बनर्जी को हर बात में राजनीति दिखाई देती है। द कश्मीर फाइल्स भी सत्य पर आधारित थी और द केरल स्टोरी भी सत्य घटना पर आधारित है। बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन को लेकर सियासत तेज है। तेज प्रताप यादव समेत कई आरजेडी नेताओं ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो बीजेपी नेता धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बयान दे रहे हैं। वहीं कई संगठनों ने भी बाबा के बिहार आगमन का समर्थन किया। तेज प्रताप यादव को बाबा को बिहार नहीं घुसने देने की धमकी देने के बाद बाबा के समर्थन में स्वर्ण क्रांति सेना नाम के एक संगठन ने पहले पोस्टर लगाकर कहा था कि जो बाबा का विरोध करेगा वो भस्म हो जाएगा, और अब यह संगठन केंद्रीय गृह मंत्री से बाबा की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। पोस्टर पर खुद को क्षत्रिय पुत्र बताने वाले कृष्ण सिंह कल्लू ने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर जिस तरह बयानबाजी हो रही है, बिहार के मंत्री और विधायकों की तरफ से उन्हें बिहार से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। बात नहीं मानने पर बिहार में हमारी सरकार होने की बात कही जा रही। कहीं ना कहीं ये बयान राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकता है। इसीलिए बिहार की जनता की तरफ से वो निवेदन करते हैं कि बिहार में केंद्र की तरफ से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को विशेष सुरक्षा दी जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 5 दिनों के लिए बिहार आगमन हो रहा है। वो पटना के पास नौबत पर में दरबार लगाएंगे। इस दौरान 15 मई को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। दावा किया जाता है कि दिव्य दरबार में बाबा बागेश्वर चमत्कार करते हैं। बाबा के बिहार आगमन को आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल बाबा बागेश्वर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। आरजेडी नेता बाबा के इसी बयान को लेकर उन पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बाबा अगर बिहार हिंदू मुस्लिम कराने आ रहे हैं तो उन्हें बिहार घुसने नहीं देंगे। तेज प्रताप ने बाबा के खिलाफ सेना तैयार रखने की बात कही है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बाबा बागेश्वर डरपोक और देश विरोधी हैं। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि बाबा के लोग उनसे माफी मांगने आ रहे हैं। हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बंजारा हिल्स शाखा की पंजाब नेशनल बैंक में एक पूर्व सहायक महाप्रबंधक को धोखाधड़ी के आरोप में कठोर कारावास की सजा सुनाई। सीबीआई अदालत ने पूर्व एजीएम के साथ 4 लोगों को 5 साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई। इन सभी आरोपियों पर 53.82 करोड़ रुपए के लोन में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। अदालत ने पीएनबी के तत्कालीन एजीएम आरपी गर्ग, शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन एमडी जितेंद्र कुमार अग्रवाल, सुधीर भुरारिया और मनीष भुरारिया को 75,000 रुपए के जुर्माने के साथ जेल की सजा सुनाई। सीबीआई द्वारा जारी बयान के मुताबिक अदालत ने शीतल रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी पर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सीबीआई ने 19 फरवरी 2016 को शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी करने और पंजाब नेशनल बैंक को 53.82 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने 19 फरवरी 2016 को शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ कथित रूप से बैंक धोखाधड़ी करने और पीएनबी से 53.82 करोड़ रुपए का नुकसान करने के लिए मामला दर्ज किया था। आरोपी ने कथित तौर पर बैंक को झूठे बयान, दस्तावेज और जानकारी पेश की थी। उन्होंने शेयर आवेदन राशि, क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए झूठे स्टॉक स्टेटमेंट और गलत जानकारी के साथ ऑडिटेड बैलेंस शीट भी सौंपी थी। साथ ही आरोपियों ने 4 एलसीएस खोले और एलसीएस में शर्तें एक समान नहीं थी। तत्कालीन एजीएम ने चालान और पुष्टिकरण पत्रों की राशि में अंतर की जांच नहीं की थी, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक द्वारा उधारकर्ता को अधिक भुगतान किया गया था। आरोपी एजीएम ने आईबीए द्वारा अनुमोदित ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से माल परिवहन की शर्तें भी नहीं लगाई थी और आरोपी की लॉरी रसीद जमा करने की अनुमति दी थी, जहां ट्रांसपोर्टर आईबीए की अनुमोदित सूची में नहीं था। इसके अलावा उन्होंने एलसी नियमों और शर्तों में संशोधन किया था। जांच के बाद 23 सितंबर 2016 को हैदराबाद में सीबीआई अदालत के समक्ष पंजाब नेशनल बैंक शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक आरपी गर्ग, कंपनी के एमडी और अन्य सहित 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। हालांकि शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन सीएमडी का निधन हो गया था और उनके खिलाफ मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुना दी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुआ। वहीं अब उनकी गिरफ्तारी को पूरे 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि खबरों के अनुसार एक और नेता और पंजाब प्रांत के पूर्व गवर्नर उमर सरफराज चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। उमर सरफराज को उनके घर पर छापेमारी के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिष्ठान ने हिरासत में ले लिया। ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पीटीआई ने हम्माद अजहर ने पुष्टि की कि चीमा को बुधवार तड़के गिरफ्तार किया गया। हालांकि वीडियो जारी करते हुए कहा गया कि पूर्व गवर्नर उमर सरफराज चीमा को कौन ले जा रहा है, कहां, किस आरोप में। वीडियो में कथित अधिकारियों को सामान्य कपड़े पहने चीमा के घर के अंदर दिखाया गया। रिपोर्ट के अनुसार वीडियो में उमर सरफराज चीमा सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और वहां मौजूद एसी उनका इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद अधिकारी उन्हें अपने साथ ले गए थे। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पूर्व प्रधानमंत्री को रेंजर्स अर्धसैनिक बल द्वारा एक नाटकीय कदम में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद देश में हड़कंप मच गया था। पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एनबीए ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर से गिरफ्तार किया। इमरान अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों में जमानत लेने गए थे, लेकिन तभी उन्हें रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य के खिलाफ अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर कथित तौर पर सैकड़ों कनाल जमीन हासिल करने के आरोप में जांच शुरू की गई थी और संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे कथित तौर पर राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ था। एक बार फिर से बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद इमरान खान के समर्थकों ने जमकर इसका विरोध किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इमरान की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। यूएसए ने पाकिस्तान में फैली अराजकता पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानून के शासन का सम्मान करने का आह्वान किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसी एक नेता के लिए उनका कोई नजरिया नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान की नाटकीय गिरफ्तारी पर एएनआई को जवाब देते हुए अधिकारी ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सामना करने का आह्वान किया। पूरी तरीके से इस वक्त ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इससे पहले आज संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के शीर्ष राजनयिकों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पाकिस्तान में कानून का पालन करने का आह्वान किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो कानून के शासन संविधान के अनुरूप हो।
यूके के विदेश सचिव जेम्स क्लेवली ने जोर देकर कहा, हम उस देश में शांतिपूर्ण लोकतंत्र देखना चाहते हैं, हम कानून का पालन देखना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के अमेरिकी सांसद ब्रेड शर्मन ने ट्विटर पर पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की। कांग्रेस सदस्य शर्मन ने अपने ट्वीट में लोकतंत्र के प्रति अमेरिका के समर्पण, पाकिस्तान में कानून के शासन, मानवाधिकार के लिए अमेरिका के समर्थन और दुनिया भर में बोलने की आजादी पर जोर दिया। उन्होंने ट्वीट किया, जैसा कि मैंने हाल के महीनों में पाकिस्तान के संबंध में कई बार कहा, अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए समर्पित है। हम व्यक्तिगत राजनेताओं के साथ नहीं बल्कि मानव अधिकारों और मुक्त भाषण के साथ खड़े। इमरान खान को अलकायदा ट्रस्ट मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के वारंट पर रेंजर्स द्वारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।